रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज यहाँ पे हम न्यूक्लियस को कंप्लीट करेंगे। न्यूक्लियस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत खास है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेन फैक्ट बनते हैं वो चीजें इसके अंदर है। ठीक है, जो एग्जाम में आ चुके बहुत सारे फैक्टर्स है वो भी आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो देखना है इसको यहाँ पे क्या है ऐसा, तो ध्यान से देखते रहिए। तो आइए हम स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, यदि से आप फर्स्ट बार से क्लास में आए या फर्स्ट बार आप देख रहे हैं वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो ध्यान से देखें यहाँ पे और समझने की कोशिश करें। लेकिन इससे पहले आप अपने हाथ में पेन और कॉपी जरूर रख लें, ताकि इसे की जो भी से यहाँ पे बताऊंगा मैं वो आप नोट डाउन करते हैं, ताकि इस बार बार से की वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। तो इसको ध्यान में रखें, पेन और कॉपी हाथ में रखें और लिखते जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। न्यूक्लियस मीन्स केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक सबसे पहली बात क्या है, ये न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, तो केंद्रक क्या है तो आपको बता दूं सिंपली। इसका केंद्रक कोशिका का एक अंग है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, क्या है, केंद्रक कोशिका का एक अंग है, सबसे फर्स्ट। तो पहला पॉइंट इसके बारे में लिख रहा हूं, कोशिका का एक अंग। कोशिका का एक अंग है। ठीक है, अब इसके बारे में और बात करें तो केंद्रक कोशिका द्रव्य के अंदर स्थित रहता है या उपस्थित रहता है, ये कह सकते हैं। तो केंद्रक कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी गोल और अंडाकार संरचना है जो कोशिका के विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है या फिर बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम। तो केंद्रक कोशिका कहां पर पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है पूरी कोशिका, तो इसके अंदर यहाँ पे केंद्रक रहता है। जैसे कि ये पूरा यहाँ पे क्या होता है, अंदर कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है। ठीक, तो इस टाइप से यहाँ पे अंदर रहता है। ये कैसा रहता है, गोल हो सकता है या फिर अंडाकार हो सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पे ये रहता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि ये क्या है, कोशिका का एक अंग है जो कोशिका द्रव के अंदर तैरता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये। तो सेकेंड पॉइंट कहां पर है, आकार देख ले। तो आकार इसका कैसा होगा, गोल। ठीक है, गोल या अंडाकार। ठीक है, तो यहाँ पे ये आकार से हो गया इसका कंप्लीट। उसके बाद में अब फिर यहाँ पे देखें तो कार्य क्या करता है ये भी आपको साथ लगे बता दो। उसके बाद में इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक को लेकर। ठीक है, तो इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या है, जब एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है तो उस टाइम कोशिका विभाजन में सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य करने वाला एलिमेंट होता है, अंग होता है, वो कौन होता है, ये केंद्रक। ये पूरा क्या है, केंद्रक है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोशिका विभाजन में या कोशिका के निर्माण में, दोनों बोल सकते हैं, कार्य। कोशिका निर्माण में मुख्य कार्य करते हैं। ठीक है, मुख्य कार्य करता। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ मेरे क्या होता है कि केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, इसके बारे में बताया कि क्या करता है और कहां पर उपस्थित होता है। केवल इतना ही यहाँ पे मैंने बताया इसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं इसकी पूरी
स्टोरी और एक एक इसके अंग की पूरी स्टोरी, एक एक कहानी पूरी लेंगे हम। ठीक है, तो इसको केवल ध्यान रखना है, ये क्या है, व्हाट। ठीक है, व्हाट या फिर क्या, ये। ठीक है, अब आगे से बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखें, और इसमें ये जो पूरा क्या है, केंद्रक है। ठीक है, पूरा क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक में सबसे ऊपर की साइड ये दिख रही होगी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, मतलब ये एक झिल्ली है। ठीक है, केंद्रक के ऊपर क्या है, ये एक आवरण है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली ये हो गई, और ये जो झिल्ली होती है ये दोहरे परत के रूप में होती है, मतलब दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है, ये और एक ये, दो लाइनें हैं, मतलब दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो ये झिल्ली, इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। उसके बाद में केंद्रक द्रव्य है, यहाँ पे ये केंद्रक झिल्ली के अंदर होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद क्रोमेटिन, जो ये संरचना है धागेनुमा, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर केंद्रिका और केंद्रक छिद्र, तो एक एक को लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बस समझते हैं, सुनते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना है, क्लियरली एक एक पॉइंट पूरा क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो, ये तो क्या है, केंद्रक, ये कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, केंद्रक झिल्ली, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। केंद्रक झिल्ली। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, केंद्रक झिल्ली। तो केंद्रक है, ये पूरा केंद्रक है, और इसका सबसे बाहरी ये आवरण। ठीक है, तो केंद्रक का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, झिल्ली कहलाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि दोहरी झिल्ली होती है, मतलब सिर्फ दो परतों के रूप में आपको दिखाई देगी, दो लेयर के रूप में, जैसे दोहरी झिल्ली। सेकेंड, दोहरी झिल्ली। ये वो दोहरी झिल्ली के रूप में पाई जाती है। उसके बाद में ये झिल्ली है, ये छिद्र युक्त झिल्ली होती है, मतलब इसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं इस झिल्ली के अंदर। ठीक है, वो क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन छिद्र युक्त झिल्ली होती है। तीसरा पॉइंट, छिद्र युक्त झिल्ली। ठीक है, अब छिद्र युक्त झिल्ली क्यों होती है, बारीक बारीक छिद्र यहाँ पे क्यों होते हैं इस झिल्ली के ऊपर। ठीक है, ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। यहाँ पे देख लो, ये तो यहाँ पे ये द्रव्य है और अंदर भी द्रव्य है। ठीक है, ये है, तो ये पूरी क्या है, ये कोशिका है, पूरी क्या है, कोशिका है, और अंदर क्या है, ये केंद्रक है। ठीक, तो यहाँ पे ये कोशिका और अंदर क्या है, केंद्रक। तो अब यहाँ पे ध्यान देना कि ये बारीक जो छिद्र होते हैं केंद्रक झिल्ली में, ये क्यों होते हैं, यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर भी द्रव है, बाहर भी द्रव है। तो ये जो छिद्र युक्त झिल्ली होती है, ये क्या करती है कि बाहर के द्रव को, अंदर के द्रव को बाहर और बाहर के द्रव को अंदर ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बारीक बारीक छिद्र होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो अंदर किसी की केंद्रक के अंदर उनका जाना बहुत जरूरी होता है, ताकि से कि उस केंद्रक का सही तरीके से विकास हो सके, किसी भी जीव के निर्माण में सहायक हो सके। और जो जिसकी जरूरत अंदर नहीं होती उसको कोशिका द्रव्य मतलब से बाहर की साइड भेज दिया जाता है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे छिद्र होते हैं, केंद्रक छिद्र। क्लियर, तो इस तरीके से यहाँ पे केंद्रक झिल्ली के बारे में हमने सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट किया। केंद्रक झिल्ली के बारे में इतना याद रखना है। अब इसके बाद फिर देखेंगे हम यहाँ पे केंद्रक झिल्ली के जस्ट अंदर की साइड क्या है, ये द्रव है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के जस्ट अंदर की साइड क्या है, द्रव है, जहां पे ये केंद्रक के अंदर ये द्रव है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर द्रव है, तो केंद्रक द्रव ये कैसा होता है, किस रूप में होता है, ये आपको बताऊंगा पूरा। लेकिन
केंद्रक के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है या केंद्रक झिल्ली के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है जिसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, ये तो स्टार्ट करने से बस ध्यान से इसे लिखते जाएं और लिखते जाएं ताकि जो भी से की प्रॉब्लम होगी वो भी पकड़ में आ जाएगी, और मान लो से कि कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्मा इसको बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव को न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, एक होता है साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा, तो न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब क्या होता है, केंद्रक द्रव। साइटोप्लाज्मा मतलब क्या होता है, कोशिका द्रव। कोशिका को जो से कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, सेल साइटो से ही बना है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे केंद्रक द्रव नॉर्मली देखेंगे, क्योंकि एनटीपीसी के लिए बहुत जरूरी है ये वाला पार्ट, एनटीपीसी और एमपी पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, खास करके ध्यान रखना इसको। तो केंद्रक द्रव, आइए यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला गाढ़ा, चिपचिपा और पारभासी तरल, अर्धतरल द्रव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। फिर से एक बार, ठीक है, केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला तरल, पारभासी, गाढ़ा और गाढ़ा, इस द्रव को हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। कंप्लीट हुआ इतना, तो देखें हम यहां पे लिख दें। तो कैसा होता है ये लिख रहा हूं, केवल कहां पर होता है ये तो से कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि ये केंद्रक झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, सबसे पहला उपस्थित, कहां पर उपस्थित या स्थित, केंद्र या केंद्रक झिल्ली के अंदर, ये लिख दो। ठीक है, आपको बस केवल याद रखना है, वहां पे लिखना नहीं है। ठीक है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको लिखना है, इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको केवल याद रखना है कि केंद्रक द्रव कहां पर होता है, केंद्रक के अंदर। ठीक है, या केंद्रक झिल्ली के अंदर, ये दोनों मिल सकता है। तो ये, उसके बाद कैसा होता है वो, ठीक है, तो वो ये होगा गाढ़ा द्रव्य होता है। ठीक है, अब देखो इन शब्दों के केवल याद रखना कि कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि केंद्रक द्रव होता है, और ये जो यहाँ पे लिखा इनमें से एक ऑप्शन दे दिया और दूसरे से कि कठोर वगैरह है, ये इस तरीके से दे दिया। ठीक है, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि इनमें से देखो यहाँ पे गाढ़ा भी होता है, चिपचिपा होता है, पारभासी होता है और अर्धतरल होता है। ठीक है, अर्धतरल, अर्धतरल का मतलब होता है कि ना तो कठोर और न ही एकदम लिक्विड के रूप में। ठीक है, तो अर्धतरल, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, ऐसा से पदार्थ जैसे कि अपन हाथ से दबाएं तो ऐसा दब जाता है, लेकिन पानी नहीं होता है वो। ठीक है, दब जाता है। तो इस तरीके का जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलेंगे, अर्धतरल, जो न तरल होता है न ठोस होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो होता है। ठीक, अब तो ये केंद्रक द्रव हुआ। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे बताऊंगा कि अब इस केंद्रक द्रव के अंदर, मतलब ये जो द्रव है, इस द्रव के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या अवस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, क्या क्या रहता है इसके अंदर। तो इसके अंदर यहाँ पे हमें दिखाई देगा, देखो इस केंद्रक द्रव के अंदर क्या रहेगा, केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका होती है, तो यहाँ पे केंद्रिका, केंद्रिका। ठीक, उसके बाद में फिर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे जैसा कि ये धागेनुमा संरचना है, ये इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा आपको, पूरा एक चीज पूरी बताऊंगा, बस अभी नाम बता रहा हूँ कि ये तरल द्रव के अंदर क्या होता है या केंद्रक द्रव के अंदर क्या होता है। तो केंद्रिका और क्रोमेटिन मुख्य तौर पर, क्रोमेटिन, ठीक, ये होता है। तो अब देखें यहाँ पे केंद्रिका क्या है और क्रोमेटिन क्या है। ठीक है, इन दोनों को देखना है
और यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन के बारे में इससे जुड़ी हुई जो जानकारी, इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट है वो किसी भी एग्जाम में ऐसे डाल दिए जाते हैं, मतलब पेपर में लिख दिए जाते हैं। अधिकतर इसके बारे में पूछते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कि ये किसी न किसी मेन फैक्ट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है अभी से आपको बताऊंगा। ठीक, तो उससे पहले आपको केंद्रिका कंप्लीट कर देता हूँ कि केंद्रिका क्या है। ठीक है, हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका केंद्रिका। ठीक है, तो केंद्रिका के बारे में थोड़ा सा सही तरीके से समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग केंद्र और केंद्रिका से जुड़े हुए फैक्ट जब आते हैं तो उसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, उनको कई लोग उसमें मिक्स कर देते हैं, तो कई लोग से किसी को तो क्लियर ही नहीं होता कि ये क्या है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखने वाली बात है। केंद्रिका, सबसे पहले आपको केंद्रिका बता देता हूँ। ठीक है, देखो आइए, यहाँ पे केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव है। ठीक है, इस केंद्रक द्रव के अंदर यहाँ पे छोटी सी इसे की गोल अंडाकार या गोलाकार संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, या फिर रचना दिखाई दे रही होगी। क्लियर? तो इसे देखो, ये जो इस टाइप की रचना है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। मतलब कैसी होती है? अंडाकार या गोलाकार। ठीक है, तो आकार इसका कैसा होता है? अंडाकार आकार, अंडाकार या फिर गोलाकार। ठीक, गोलाकार, ये इसका आकार है। उसके बाद में आकार हो गया इसका, फिर अब से की बात ये आती है, अब ये कहां पर उपस्थित होती है या फिर कहां पर रहती है? तो ये केंद्रक द्रव के अंदर तैरती रहती है, मतलब केंद्रक द्रव के अंदर होती है। ठीक है, तो कहां पर होती है? केंद्रक द्रव के अंदर। केंद्रक द्रव में होती है या रहती है। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से दो फैक्ट यहाँ पे हो गए। अब जो मैं बता रहा हूं इसके बारे में, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, कौन सा है देखें। तो जो केंद्रिका है, ये एक प्रकार से इसे हम बोल सकते हैं कोशिका विभाजन। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन ये भाग लेती है। ठीक है, प्रश्न से कि एक ही प्रश्न 2 से 3 लगभग एग्जाम में पूछा गया है, उसमें यही प्रश्न था कि केंद्रिका कोशिका विभाजन में भाग लेती है। एक तो डायरेक्ट ये प्रश्न बना था। ठीक है, उसमें अलग अलग से कि ऑप्शन बना के दे दिए, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, लेती है या फिर नहीं लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न इसका दिया था, एकदम परफेक्ट, एकदम मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसका 2 से 3 बार से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे ये केंद्रिका कोशिका विभाजन में भाग लेती है, आप केवल इतना याद रखना कि भाग लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, लेती है। ठीक, तो ये क्लियर करना है इसको और बहुत अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में से कि यहाँ पे ये फैक्ट हुए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी कॉपी में लिख के रख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट आपको डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझते भी जाएंगे और फैक्ट भी लेते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको से कि रटने की भी जरूरत ना पड़े और फैक्ट ढूंढने की जरूरत भी ना पड़े, तो डायरेक्ट फैक्ट आपके सामने रहेंगे। ठीक, उसके बाद में इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं केंद्रिका में। तो इसके बारे में और भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी का ही एक पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट, क्योंकि नहीं तीसरा नहीं चौथा, क्योंकि 3 पॉइंट मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या है कि जो केंद्रिका होती है वो सक्रिय कोशिका में, जो कोशिका सक्रिय होती है, ठीक है, सक्रिय कोशिका में
बहुत ज्यादा से कि एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन बहुत ज्यादा संख्या में होती है, बड़ी होती है। ठीक है, सक्रिय कोशिका में बड़ी होती है और संख्या में बहुत ज्यादा हो सकती है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैंने एक बनाई तो एक है, ऐसा नहीं। सक्रिय कोशिकाओं में बड़ी और अनेक केंद्रिकाएं होती है, मतलब से कि हजारों में हो सकती है। ठीक है, हजारों में भी हो सकती है। तो इस तरीके से ये होती ही है, समझ लो हजारों में। हर कोशिकाओं में अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। ठीक, जो कम सक्रिय होगी उसमें कम होगा, जो ज्यादा सक्रिय होगी उसमें ज्यादा केंद्रिकाएं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे देखना है। तो ज्यादा सक्रिय होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज्यादा सक्रिय, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि ज्यादा सक्रिय जो कोशिका है जिसका वर्ग थोड़ा ज्यादा है, जो ज्यादा काम करती है, ज्यादा एक्टिव रहती है, उसमें कोशिका केंद्रिका बड़ी होगी और बहुत ज्यादा संख्या में होगी। ठीक है, हजारों में हो सकती है या थोड़ी कम भी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, होती है। उसके बाद में अब बात कर लें, यदि इसी की कम सक्रिय जो कोशिका है उसमें क्या होगा। तो कम सक्रिय कोशिका में ध्यान रखना बहुत छोटी केंद्रिका होती है और कभी कभी नहीं भी होती है कम सक्रिय कोशिका में। ठीक, तो पांचवा पॉइंट इसको भी ध्यान रखना, कम सक्रिय सेल लिख रहा हूं मैं। ठीक, या कोशिका। ठीक है, लिख देता हूं कोशिका। इसमें कैसी होगी, एक तो छोटी होगी, ठीक है, बहुत छोटी सी होगी, और दूसरा नहीं भी हो सकती है, नहीं भी, ठीक, होगी, हो सकती है। तो इस तरीके से कम सक्रिय कोशिका में केंद्रिका छोटी होगी, यदि होगी तो, ठीक, और नहीं भी हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट लें और इसको रखें और कॉपी में इसको नोट डाउन करें। ठीक, तो केंद्रिका का यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। लेकिन हाँ, एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है केंद्रिका एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करती है। वो कार्य ये है कि आरएनए का संश्लेषण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, यहाँ पे बता दे रहा हूं मैं। लास्ट पॉइंट और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आरएनए का संश्लेषण तो इस तरीके से यहाँ पे आरएनए का संश्लेषण करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आरएनए का संश्लेषण करती है। अब यहाँ पे से आरएनए क्या होता है। ठीक है, आरएनए क्या होता है इसको बता दूं मैं, क्योंकि आरएनए का संश्लेषण करती है कौन, केंद्रिका। ये तो बता दिया मैंने, लेकिन आरएनए होता क्या है आपको ये भी बता दूं। ठीक है, तो आरएनए इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आर मतलब होता है राइबो। ठीक है, आर मतलब होता है राइबो, राइबो। एन मतलब न्यूक्लिक। ठीक है, एन मतलब न्यूक्लिक, राइबो न्यूक्लिक। ए का मतलब होता है एसिड, जिसको हम अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एक मतलब होता है एसिड, एसिड जिसको हम अम्ल बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आरएनए होता है कहां पर, केंद्रिका के अंदर। केंद्रिका इसका क्या करती है, इसका संश्लेषण करती है, मतलब एक प्रकार से इसका निर्माण करती है। ठीक है, और ये कोशिका विभाजन में केंद्रिका भी भाग लेती है और केंद्रक भी भाग लेता है। क्यों, केंद्रिका यदि भाग लेती है तो केंद्रक भाग क्यों नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि केंद्रिका तो केंद्र के अंदर ही है, तो डेफिनेटली केंद्रक भाग लेगा ही लेगा। क्लियर, ये अब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट में क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत ज्यादा से बात नहीं करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है डायरेक्ट वही बताऊंगा। ठीक है,
ये क्रोमेटिन को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन सबसे पहले ये देखें कि क्रोमेटिन क्या है, कहां पर रहता है। तो क्रोमेटिन एक धागे नुमा संरचना होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक केंद्रक द्रव के अंदर ये ऐसे धागे नुमा संरचना दिख रही है, ठीक है, ये वाले। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्लियर है? फिर से बताऊं एक बात, देखो यहाँ पे केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचना को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्रोमेटिन को देख लेंगे। क्या है ये आपको पता चल गया, ठीक है। तो धागे नुमा संरचना है, ठीक है, धागे नुमा संरचना। सबसे पहला पॉइंट ये उपस्थित, उपस्थित कहां पर होती है उपस्थित, तो ये केंद्रक द्रव में, केंद्रक द्रव में न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, ये। उसके बाद फिर अब बात करते हैं इसके निर्माण की। निर्माण, ठीक, तो इसका निर्माण कैसे होता है, मतलब से किन किन घटकों से मिलके क्रोमेटिन का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसमें दो घटक है और दोनों ही बहुत खास है, क्योंकि इन दो घटकों को याद रखना है। इसमें जो भी बताऊंगा जैसे कि ये वाले, इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो दो घटक बता रहा हूँ यही है, ठीक है। कौन कौन से दो घटक है, तो ये जो क्रोमेटिन बनी होती है धागे नुमा संरचना, दोहरी धागे नुमा संरचना है, ये डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसका जो निर्माण होता है क्रोमेटिन का, वो डीएनए से और प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ये है, यहां पे देख लो, डीएनए एन ए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन, तो इससे ये बना है, इसको याद रखना है, ठीक। तो किससे बना है, देखो डीएनए, यहाँ पे डीएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन से, ठीक। तो यहाँ पे डीएनए, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डी ऑक्सी, इस डी का यहां से लेंगे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से यहाँ पे इसका ये फुल फॉर्म है, ठीक। तो ये हुआ इसका किसका, क्रोमेटिन का। तो क्रोमेटिन का से बेसिक पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। और इसका लास्ट पॉइंट एक और बता दूं, जो आखिरी है, और ये विकसित होने के बाद में जब अलग अलग टूटती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जो धागेनुमा संरचना है, ये जब विकसित होती, बड़ी होती है और अलग अलग भागों में टूटती है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको, क्रोमोसोम। यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र। किससे बनते हैं ये, क्रोमेटिन से बनते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन किससे बनती है, डीएनए और प्रोटीन से बनती है। डीएनए क्या है, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या कार्य करता है, तो ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है। डीएनए और आरएनए में पूरा एक लेक्चर आपको कंप्लीट मिलेगा, कंप्लीट दूंगा, बस अभी केवल क्रोमेटिन को समझना है, ठीक। तो इस तरीके से जैसे कि यहाँ पे जो केंद्रक था हमारा, ये केंद्रक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट किया। और लास्ट में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो को सही तरीके से देखें। वीडियो जब देखें तो हो सके तो हेडफोन का यूज करें और अपनी पेन और नोटबुक पास में रखें और लिख लें उसको। सबसे सही तरीका है, मान लो से कि आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो ये तरीका अपनाना बहुत जरूरी है, ठीक है।
और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और कंटिन्यू इस तरीके से आप चैनल पे बने रहें और देखते रहें वीडियो और हर एक पॉइंट को सीखते रहें। नहीं समझ में आए, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, ठीक है। और दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी आपके साथ में इसका बेनिफिट उठा पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको